नमस्कार दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक हल करने जा रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से छात्र मित्रों इस टॉपिक में फंस जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर न होने का कारण है कि उनके द्वारा टीचर के खुद के प्रश्न हल किए जाते हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रश्न हल नहीं किए जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, ये अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कथन निष्कर्ष कारण अवधारणा, कथन तर्क, कारण निष्कर्ष, कथन पूर्व मान्यताएं। इससे संबंधित जो जो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। और यह मित्रों वीडियो आपको बहुत बहुत आपके लिए कारगर साबित होगा। ये एक कथन दिया गया है और अवधारणा दी गई है, तो इसके आधार के ऊपर अपने को बताना है कि अवधारणा ये इसके अंदर सही है या गलत है। तो कथन क्या कह रहा है कि कृपया यह पत्र पत्र पेटी में डालिए, एक अधिकारी ने अपने सहायक को कहा। तो कोई अधिकारी है वो अपने सहायक से कहता है कि यह पत्र वो पत्र पेटी के अंदर डालिए। अब अवधारणा क्या दे रहा है कि सहायक जानता है कि पत्र कहाँ डालना है। और दूसरी उदाहरण है कि सहायक अपने अधिकारी के निर्देश का अनुसरण करते हैं। तो मित्रों देखिए कि कथन यह पत्र, कृपया यह पत्र पत्र पेटी में डालिए, एक अधिकारी ने अपने सहायक से कहा कि सहायक जानता है कि पत्र कहाँ डालना है। तो मित्रों स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी बता रहा है ऊपर कथन के अंदर कि यह पत्र है वो पत्र पेटी में डालिए। तो अगर नहीं भी जानता है तो भी वो जान गया कि हाँ भाई मुझे ये पत्र है वो पत्र पेटी के अंदर डालना है। तो सहायक जानता है कि पत्र कहाँ डालना है, तो बिल्कुल ये अवधारणा सही है। सहायक अपने अधिकारी के निर्देश का अनुसरण करता है। देखिए मित्रों, बात किसको कही जाती है? जो बात माने या जो अनुसरण करे। हमारे घर के अंदर मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ों का कहना मानता है और दूसरा कहना नहीं मानता है। हमें पानी का गिलास मंगवाना है तो हम किसको कहेंगे? हम उसी को कहेंगे ना कि जो हमारा कहना मानता है कि जा बेटा पानी का गिलास लेके आ। तो बिल्कुल यही बात है कि सहायक अपने अधिकारी के निर्देश का अनुसरण करता है। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो सहायक का काम ही क्या होता है? सहायक का काम ही होता है कि अधिकारी की बात मानना, अधिकारी के कार्यों में हाथ बंटवाना। तो ये इसका दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही उदाहरणाएं हैं वो इस कथन के अंदर निहित है कि कृपया यह पत्र पत्र पेटी में डालिए, एक अधिकारी ने अपने सहायक से कहा। तो निश्चित तौर पर सहायक जानता है कि पत्र कहाँ डालना है और सहायक अपने अधिकारी के निर्देश का अनुसरण भी करता है। तो ये दोनों ही बातें हैं वो सत्य है। अब ये कथन दिया गया है, क्या कथन है पढ़िए कि क्या बच्चों को टेलीविजन देखने से पूर्णतः रोक देना चाहिए। ये कथन दे दिया कि बच्चों को टेलीविजन देखने से पूर्णतः रोक देना चाहिए। हमसे पूछा है कि क्या क्या बच्चों को टेलीविजन देखने से पूर्णतः रोक देना चाहिए। अब चार तर्क दिए गए हैं इस नीचे, वो तर्क पढ़ते हैं और बताते हैं कि सही कौन सा है। तो तर्क एक है कि नहीं, हम टेलीविजन के द्वारा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और दूसरा है कि हाँ, यह बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है। और तीसरा है नहीं, कि हाँ, कामुकता और हिंसा दिखाने वाले कुछ कार्यक्रमों से युवा बच्चे पथ भ्रमित हो जाते हैं। तो चौथा है नहीं, जन समूह को शिक्षित करने का केवल यही एक माध्यम है। तो अब कथन दोबारा पढ़ते हैं कि क्या बच्चों को टेलीविजन देखने से पूर्णतः रोक देना चाहिए। कथन क्या कह रहा है कि बच्चों को टेलीविजन देखने के लिए पूर्णतः, पूर्णतः मतलब बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए क्या? तो देखो कि नहीं, हम टेलीविजन के द्वारा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि बच्चों को, ये बच्चों की बात कर रही हैं तो बच्चों के ऊपर ही अपने इसको जोड़कर चलेंगे कि नहीं, हम टेलीविजन के द्वारा शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त करते हैं। तो यह कथन बिल्कुल, ये जो तर्क है वो सही है। ऐसा कर देंगे तो बच्चे हैं वो शिक्षा से संबंधित बातें हैं उनको पता नहीं चल पाएगी। तो ये सही है। हाँ, यह बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है।
हाँ, बाधा तो उत्पन्न करता है, लेकिन पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने के लिए अपने उसको जरूरी थोड़ी है कि पूर्णतः सभी बच्चों को टेलीविजन देखने के लिए रोक देंगे। तो ये बात है वो नहीं होगी। हाँ, कामुकता और हिंसा दिखाने वाले कुछ कार्यक्रमों से युवा बच्चे पथभ्रमित हो जाते हैं। तो कामुकता और हिंसा दिखाने वाले कुछ कार्यक्रमों से युवा बच्चे पथभ्रमित हो जाते हैं, तो कुछ होंगे ना, सभी तो नहीं हो सकते। ये कह रहा है, देखो सभी युवा बच्चे ये सभी कह रहा है, सभी युवा बच्चे पथभ्रमित हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है सभी होंगे, कुछ ही होंगे। मान लो कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो वो कुछ के लिए हम टेलीविजन देखने के लिए बच्चों को थोड़ी ना रोक सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। नहीं, जन समूह को शिक्षित करने का केवल यही एक माध्यम है। देखो अगर यहाँ पर आ जाए ना केवल सिर्फ, तो ऐसे प्रश्नों को तो मानना नहीं है तर्क के अंदर। तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जन समूह को शिक्षित करने का केवल एक माध्यम टेलीविजन ही है क्या? मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, रेडियो भी है। तो इसका जो तर्क होगा वो कौन सा प्रबल है? बिल्कुल एक ही प्रबल है। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसके अंदर सही होगा। अब ये देखिए, कथन दिया गया है कि कुछ चिन्ह है वो आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफ है, कोई भी ग्राफिक्स चित्र नहीं है। तो मित्रों, कथन निष्कर्ष से संबंधित ये जो प्रश्न आते हैं, इनके अंदर सर्किल बनाकर अपने अगर हल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए कि कुछ चिन्ह है वो आकृतियां हैं, कि मान लो ये है वो सर्किल है, वो आकृति का है, और ये सर्किल है वो चिन्ह का है, ये सर्किल। अब ये सर्किल आ गया आकृति का, या ये सर्किल मान लो चिन्ह का, और ये सर्किल आ गया आकृति का। आकृति को मैंने ए से दर्शा दिया। तो कुछ चिन्ह है वो आकृतियां, बिल्कुल सही है। अब सभी चिन्ह है वो ग्राफिक्स में आएंगे। अब जो सभी चिन्ह है मित्रों, वो क्या कह रहा है कि ग्राफिक्स है सभी चिन्ह। तो चिन्ह का जो पूरा सर्किल है वो किसके अंदर आ जाएगा? ग्राफिक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसको मैंने ये जी से शो कर दिया। ये जी का आ गया, ग्राफिक्स का आ गया। अब कोई भी ग्राफिक्स है वो चित्र नहीं है। अब दूसरी बात बताना कि कोई भी जो ग्राफिक्स है वो चित्र नहीं है, तो ये चित्र का आ गया, अलग आ गया। कोई भी ग्राफिक्स है वो चित्र नहीं है, तो चित्र का अलग आ गया। कोई भी ग्राफिक्स है वो चित्र नहीं है। सभी चिन्ह ग्राफिक्स है, और कोई भी ग्राफिक्स है वो चित्र नहीं है। तो कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, और सभी चिन्ह है वो ग्राफिक्स है, कोई भी ग्राफिक्स चित्र नहीं है। तो अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कुछ ग्राफिक्स आकृतियां हैं, कुछ ग्राफिक्स आकृतियां। देखो मित्रों, ये जो ग्राफिक्स का सर्किल है वो पूरा सर्किल है ऊपर वाला, ये वाला ग्राफिक्स का सर्किल है पूरा। और ये आकृतियों में आ रहा है या नहीं आ रहा? आकृति का ये रहा इधर, तो बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल है वो सही है। सभी चिन्ह चित्र है। अब देखो चिन्ह का ये रहा, सी से मैंने डिनोट किया है। क्या सभी चिन्ह है वो चित्र है क्या? चित्र का तो ये साइड में आ गया। तो चित्र और चिन्ह का तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, और वो भी कह रहा है सभी का। तो ये तो बिल्कुल है वो गलत हो गया। इसमें केवल एक है वो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब कथन दिया गया है कि सभी बल ऊर्जा है। देखो मित्रों, सभी बल है वो ऊर्जा है, सारा का सारा बल है वो ऊर्जा है। तो बल है वो किसके अंदर आएगा? ये बल आ गया, ये बल आ जाएगा ऊर्जा के अंदर। ये देखो इस प्रकार बन गया सर्किल। ये आ गया बल, बल को मैं बी से दर्शा रहा हूं, और ये बल आ गया ऊर्जा के अंदर, ऊर्जा को मैं यू से दर्शा रहा हूं। अब कह रहा है कि सभी ऊर्जा है वो शक्ति है। अब जो पूरा का पूरा ऊर्जा है वो किसके अंदर आ जाएगा? शक्ति के अंदर आ जाएगा। तो शक्ति को मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। और अब कोई भी शक्ति है वो उष्मा नहीं है। तो ये शक्ति, तो ये पूरा शक्ति का आ गया। अब उष्मा नहीं है, तो उष्मा का ये अलग अलग आ गया, ये लो उष्मा का। तो अब क्या कह रहा है कि
अब देख पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए कि कुछ बल शक्ति नहीं है। तो ये बल है, ये देखिए दोस्तों, बल और ये शक्ति। अब ये कथ निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बल शक्ति नहीं है, तो शक्ति के अंदर ही पूरा का पूरा बल है, तो ये कह रहा है कुछ बल शक्ति नहीं है, तो ये कथन है वो निष्कर्ष है वो असत्य है। अब नीचे है कि सभी उष्मा है, बल है। अब सभी उष्मा, उष्मा का ये रहा, ये उष्मा बल में है या बल उष्मा में है? तो सभी बल उष्मा में नहीं है, सभी उष्मा बल में नहीं है, सभी बल उष्मा में है। तो सभी उष्मा बल है, तो ये भी निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही निष्कर्ष है वो असत्य है। अब ये RS 2021 में पूछे गए प्रश्न है, इनको देखते हैं। कथन कह रहा है कि क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? कि मोटरसाइकिल चला रहे समय व्यक्ति है, तो उसमें चलाने वाला और पिछली सीट पर बैठे जो दोनों व्यक्ति है, उन दोनों को हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ये हमसे तर्क मांगा है, तो हम तर्क में क्या दे रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, एवं इससे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा है, हाँ यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। हाँ ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो देखिए मित्रों, कैसे उत्तर देना है, कैसे पहचानना है तर्क को कि सही तर्क कौन सा है। कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है, एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को विवेक पर नहीं छोड़ सकते। कोई व्यक्ति लापरवाह होता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है। अब जो लापरवाह है उनको देखकर जो समझने वाले हैं वो भी ऐसा उनका अनुसरण करेंगे। वो जल्दबाजी में कभी हेलमेट पहन के जाएंगे, कभी नहीं पहन के जाएंगे। तो ये जो है गलत हो जाएगा तर्क पहला। हाँ यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है कि यह नियम है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को भी और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए और नियमों की पालना सभी को कड़ाई से करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य तर्क है। हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील या नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। कितना पॉजिटिव आंसर है। तो ये बिल्कुल तर्क सही है। नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। तो क्या हेलमेट सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो इसके अंदर 2 और 3 है वो ही तर्क मजबूत है। और दोस्तों मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर है। अब ये रीजनिंग का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जहाँ रीजनिंग सिलेबस में हो मित्रों, तो ये कथन, तर्क, कार्रवाई, इनसे संबंधित 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कथन क्या कह रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। अब पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, तो क्या करना चाहिए, कार्रवाई क्या करनी चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए सरकार को? तो सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। सरकार को सामान्य जनता को यह सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। देखिए मित्रों, ये तो नेगेटिव आंसर दिख रहा है तीसरा, कि ऐसी सलाह थोड़ी ना देगी सरकार कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। क्यों भाई, जिसको जरूरी है, जो जानना है, अपने कार्यालय जाता है, दफ्तर जाता है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करेगा। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया। सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। अरे बढ़ी है कीमतें, तो सरकार को पता तो है क्यों बढ़ी है, विशेषज्ञ समिति के गठन करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो ये भी गलत हो जाएगा।
अब सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है ये कथन, बिल्कुल तर्क है, वो कार्रवाई है, ये एक्शन है, वो बिल्कुल सही है। सरकार अगर ये एक्शन लेगी ना कि तुरंत पेट्रोल पर टैक्स कम कर देगी, तो पेट्रोल की कीमतें हैं वो गिर जाएगी। तो इसमें जो कार्रवाई है वो केवल दो करेंगे। अब ये कथन दिया गया है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। तो आजकल के जो माता पिता है वो बच्चों के उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाएं हैं उनको कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। अब निष्कर्ष क्या है कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चे के उत्तम विकास की धुन संवार है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले। देखिए मित्रों, बिल्कुल ये बात सही है कि आज जो माता पिता है वो अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चे के उत्तम विकास की उनके ऊपर धुन संवार है। तो उत्तम, देखो ये कथन है वो निष्कर्ष से मिलता जुलता है। ये निष्कर्ष कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं, कुलीन का मतलब अच्छे शिक्षण संस्थाओं में कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन संवार है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले। देखो दोस्तों, सभी, ये सभी आ या सभी नहीं, कुछ आता तो चलो जचती बात। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, तो ये असत्य हो गया। इसमें निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। अब एक ये कथन दिया गया है, कथन है कि ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब ललिता नाम की एक बालिका है, उसके पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। उसको रुचि है वो नई पुस्तकों को खरीदने में। तो ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ये बात तो मित्रों पूर्व उदाहरणा है, इसके अंदर कथन के अंदर नहीं कही गई है। कथन में तो इतना कहा गया कि ललिता के पास बहुत सी पुस्तकें हैं और वह और पुस्तकें खरीदती रहती है। क्या जरूरी है क्या ललिता ने जो पुस्तक खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक को पढ़ा हो? तो ये तो असत्य अवधारणा है, पूर्व उदाहरणा है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ललिता ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार है, उसको जुनून है पुस्तकें पढ़ने के लिए, तभी तो वो पुस्तकें खरीदती रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है वो केवल पूर्व अवधारणा एक है, वो इसके अंतर्निहित है। अब दावा किया गया है और कारण है। देखिए दोस्तों, दावा हो, कारण हो, तर्क हो, निष्कर्ष हो, अवधारणा हो, पूर्व अवधारणा हो, कुछ भी हो, जो ऊपर दिया होगा ना मेन जो कारण है उसके आधार पर ही अपने को उत्तर देना है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत सोचेंगे चलेगा। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने के लिए सही दृष्टिकोण है। ये आर एस 2021 में पूछे गए हैं रीजनिंग के सवाल। सिंपल से है, जितना हार्ड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के टाइम आप इसको किस प्रकार सोचते हो, और एक बार पकड़ बनने के बाद ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। कि एक कोई हमें सही काम करवाना है और उस व्यक्ति को सही वेतन देंगे, अच्छा वेतन देंगे, तो सही दृष्टिकोण है, बिल्कुल है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। अब देखिए कारण आर क्या कह रहा है कि गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। दायित्व का मतलब देखिए लाइबिलिटी, आर्थिक दायित्व या धन की हानि। तो सही वेतन के लिए जो अगर सही काम के लिए अपने किसी को सही वेतन देंगे तो बिल्कुल वो सही है। अब गलत चुना हुआ व्यक्ति एक दायित्व है, आर्थिक हानि तो है गलत चुना गया व्यक्ति। तो इसके अंदर जो ए और आर है वो मित्रों बिल्कुल बिल्कुल सही कथन है। दोनों ही है वो, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन दिया गया है
कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, और दूसरा कहा गया है कि मुकेश बुद्धिमान नहीं है। ये तर्क है। निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं कि गैर बुद्धिमान बिना बुद्धि के विद्यार्थी नहीं है, मुकेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो कथन होगा उसके अंदर निष्कर्ष का कुछ ना कुछ भाग होगा। निष्कर्ष को कथन से जोड़कर ही उत्तर देना है। निष्कर्ष को कथन से अलग मत कर देना। अगर अलग कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा निश्चित तौर पर। अब देखो यहां पर कथन देखो कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। क्या कह रहा है कि मेरी कक्षा है, उसके सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है। ये बात कथन के अंदर कही गई है। और दूसरा कहा गया है कि मुकेश बुद्धिमान नहीं है। अब देखो निष्कर्ष, गैर बुद्धिमान बिना बुद्धि के विद्यार्थी नहीं है। अब और दूसरा है कि मुकेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। देखो मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान, गैर बुद्धिमान बिना बुद्धि के विद्यार्थी नहीं है, तो ये निष्कर्ष है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए कि ऊपर मेरी कक्षा की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना कि मेरी कक्षा के गैर बुद्धिमान या बिना बुद्धि के विद्यार्थी नहीं है, तो वो सही हो जाता। अब गैर बुद्धिमान तो स्कूल का या कहीं और का, तो ये आधा अधूरा है। तो आधे अधूरे के निष्कर्ष को अपने नहीं मानना है, अपने को 100% निष्कर्ष को मानना है। मुकेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। देखो मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, मेरी कक्षा के तो सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो निश्चित तौर पर मुकेश बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब है मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। मुकेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसकी केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। अब देखिए आगे, कि सभी आदमी भेड़िए हैं। कितनी बेइज्जती की आरपीएससी ने हमारी, कि सभी आदमी है वो क्या है? भेड़िए हैं। और सभी उल्लू है वो आदमी है, और सभी तोते हैं वो उल्लू है। तो ऐसे प्रश्नों को अपने वेन डायग्राम से करते हैं। कि सभी आदमी है, ये मान लो ये हमने बना लिया आदमियों का सर्किल। ये आदमी का सर्किल है, तो इसको मैं दर्शा रहा हूं ए से। आदमी, सभी आदमी है वो भेड़िए हैं। ये आ गया कि आदमी, सभी आदमी है वो क्या है? भेड़िए हैं। बहुत ही गलत बात है ये, भेड़िए नहीं है सभी आदमी, लेकिन प्रश्न बनाने वाले ने बना दिया। सभी उल्लू है वो आदमी है। अब जो सारे के सारे उल्लू है वो आदमी में आएंगे, तो आदमी का सर्किल तो ये रहा, तो आदमी के सर्किल में आ गया उल्लू। ये उल्लू, उल्लू को मैंने दर्शा दिया यू से। अब कह रहा है कि सभी तोते हैं वो उल्लू है, सारे के सारे तोते हैं वो उल्लू है। तो ये आ गया मित्रों तोते का ग्राफ। तोते को मैं लिख रहा हूं पी या टी से लिख दूं, ये मैंने लिख दिया पैरेट, पी से लिख दिया। अब उल्लू को मैंने यू से लिख दिया। सभी आदमी है वो भेड़िए हैं, तो ए से आ गया, और भेड़ियों का आ गया बी से। अब देखिए तोते आ गए उल्लू के अंदर, और उल्लू आ गया आदमी के अंदर, आदमी आ गया भेड़िए के अंदर। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी उल्लू आदमी है, तो उल्लू ये रहा, उल्लू आदमी के अंदर आ रहा है क्या? कि सभी उल्लू है वो आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये इसको कवर कर रहा है। सभी तोते भेड़िए हैं, तो सभी पैरेट है, सभी उल्लू है वो आदमी है, सभी उल्लू है वो आदमी है, बिल्कुल है। सभी तोते हैं वो भेड़िए हैं, तो सभी जो तोते हैं वो भेड़िए हैं, सभी तोते भेड़िए हैं। तोतों का जो सर्किल है भेड़ियों के अंदर आ रहा है, तो ये भी है वो बिल्कुल सही है। सभी भेड़िए उल्लू है, तो भेड़िए उल्लू है क्या सभी? ये भेड़ियों का ग्राफ इस प्रकार आ रहा है क्या सर्किल? सभी भेड़िए उल्लू नहीं है, सभी उल्लू भेड़िए हैं, तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा।
सभी आदमी तोते हैं। अब देखो, सभी आदमी तोते हैं क्या? सभी आदमी तोते नहीं है, सभी तोते आदमी हैं तो वो जचता। अगर कहता कि सभी आदमी भेड़िए हैं तो जचता, तो ये भी गलत है। तो इसका जो 1 और 2 है वो सही है। कथन दे रहा है कि क्या कोरोना जैसे संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्तियों के स्वतंत्र रूप से घूमने पर मनाही कर देनी चाहिए। कि कोरोना जैसे संक्रामक रोग है तो उससे संक्रमित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से घूमने पर क्या कर दी जानी चाहिए? मनाही कर दी जानी, रोक देनी चाहिए क्या? अब तर्क क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है कि हाँ, यह ऐसे आदमियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। नहीं, यह केवल उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक खराब करेगा। देखिए मित्रों, बहुत अधिक, केवल, बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे आ जाए तो वो तर्क हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि बहुत अधिक, तो ये नहीं होगा। और केवल, देखो यह केवल उनकी तो नहीं होगा। अब इनको सोच कर देखें तो देखो, हाँ, यह ऐसे रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। अब स्वतंत्र रूप से घूमने पर मनाही कर दी तो बहुत अधिक लाभदायक हो गया क्या? वो घर में बैठे बैठे ऊब जाएंगे जैसे हम हुए थे पहले, वो बोर हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाएगा वो अगर वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएंगे तो ये तो गलत है। नहीं, यह केवल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को और अधिक खराब करेगा। अब नहीं, यह केवल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को और अधिक खराब करेगा। स्वास्थ्य को देखो, स्वास्थ्य स्थिति को खराब तो करेगा, लेकिन उसको ऐसे नहीं है कि घूमने पर मनाही कर दी जाए। तो ये तर्क भी है वो असत्य है। तो न तो 3 नंबर, न तो 1 और न 2 है इसके अंदर प्रबल है मित्रों। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। अब कथन दे रहा है कि क्या भारत को नवीनतम नाभिकीय हथियारों को प्राप्त या विनिर्माण करना चाहिए? तर्क कह रहा है, हाँ, भारत के दुश्मन नियमित रूप से अपने हथियारों को उन्नत कर रहे हैं तथा देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए यह अनिवार्य हो गया। दूसरा, नहीं, इसके बजाय धन को विकास की गतिविधियों की तरफ मोड़ना चाहिए। तीसरा, नहीं, यह विश्व शांति को बनाए रखने की हमारी नीति के विरुद्ध होगा। कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत को नवीनतम नाभिकीय हथियारों को प्राप्त या विनिर्माण करना चाहिए? अपने को अधिकारों, जो हथियार है उनको प्राप्त करना चाहिए क्या? हाँ, भारत के दुश्मन नियमित रूप से अपने हथियारों को उन्नत कर रहे हैं तथा देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए यह अनिवार्य हो गया। बिल्कुल मित्रों, तभी तो हम पढ़ते हैं, भारत है वो कभी किसी देश से कुछ हथियार खरीदता है, कभी वो वायुयान खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि भारत के दो दुश्मन है वो नियमित रूप से अपने हथियारों को उन्नत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये है वो तर्क, बिल्कुल सही है। नहीं, इसके बजाय धन को विकास की गतिविधियों की तरफ मोड़ना चाहिए। जब अपने हथियार अपने पास नहीं होंगे तो अपने पास धन को विकास की गतिविधियों में मोड़ने का क्या तात्पर्य है? अपने जो दूसरे आसपास के जो पड़ोसी देश है, जो अपने दुश्मन है, वो अपने पर आक्रमण करेंगे, तो ये गलत है। नहीं, यह विश्व शांति को बनाए रखने की हमारी नीति के विरुद्ध है। मित्रों, विश्व शांति अलग है, विश्व शांति की अलग नीति है। अगर हथियारों को खरीदना अलग प्रकार है तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है वो केवल सही है। कथन कह रहा है कि यदि डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि यदि डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं। एक व्यक्ति पेशेवर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। एक व्यक्ति कठिनाई से अर्जित करने की जाने वाली चीज प्राप्त करने की इच्छा करता है। देखिए मित्रों, ये कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि यदि डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अब मान्यताओं में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पेशेवर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है।
अब अपने को उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी ना पता है कि वो पेशेवर बनना चाहता है या कुछ और काम करना चाहता है, या अपने जो उसकी पीढ़ियां काम करती आई है वो काम करना चाहता है। ये तो इस कथन के अंदर नहीं कहा गया ना, तो अपने मान्यता कैसे लगा सकते हैं ये। अब डॉक्टर वो कह रहा है कि डॉक्टर बनना आसान है, तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अगर डॉक्टर बनना मुश्किल होता तो मैं डॉक्टर बनता। एक व्यक्ति कठिनाई से अर्जित की जाने वाली चीज प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बिल्कुल ये सत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो अंतर्निहित है। अब एक कथन दिया गया है कि विश्व में सर्वव्यापी महामारी की स्थिति अभी भी अत्यंत खराब बनी हुई है। जो कोविड है उसकी स्थिति अभी भी अत्यंत खराब बनी हुई है, महामारी की स्थिति, तथा नियंत्रण के बाहर है। लोगों को स्वयं के घरों में रहने का निवेदन किया गया है। कथन कह रहा है कि विश्व में सर्वव्यापी महामारी की स्थिति अभी भी अत्यंत खराब बनी हुई है तथा नियंत्रण के बाहर है, तो लोगों को स्वयं के घरों में रहने का निवेदन किया गया है। अब नियंत्रण के बाहर है, देखो महामारी की स्थिति नियंत्रण के बाहर है, तो वहां गंभीर चूकें खामियां हुई है। व्यक्ति अपने कार्यालयों में नहीं जाएंगे, जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक 3। तो इसमें देखिए मित्रों, नियंत्रण के बाहर है। नियंत्रण के बाहर कब हुई है? वहां कुछ गंभीर चूकें या खामियां हुई है। अब देखिए मित्रों, इसमें एक तो होगा, क्योंकि गंभीर चूक या खामियां हुई है तभी तो वो नियंत्रण के बाहर हुई है। व्यक्ति अपने कार्यालयों में नहीं जाएंगे। अब देखो, लोगों को स्वयं के घरों में निवेदन कर लिया कि लोगों को स्वयं के घरों में रहने का निवेदन है। भाई सरकार का आदेश है या निवेदन है कि आप घर में रहिए और बाहर कोविड है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या लोग कार्यालय जाएंगे? क्या कार्यालय में अगर अकेला चला जाएगा तो उसके साथी है वो नहीं आएंगे, कर्मचारी नहीं आएंगे दूसरे। तो ये भी सही है, जल्दी ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई वैक्सीन वगैरह का जिक्र थोड़ी ना किया गया है। अब इसके अंदर ऐसा किया होता कि कोई वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका निर्माण किया गया है जो कोरोना की रोकथाम के लिए मदद कारगर साबित हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जल्दी सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। तो इसके अंदर जो केवल 1 और 2 ही है वो अंतर्निहित है। अब ये कथन है कि भारत को लगातार अपने पड़ोसी देशों से सैनिक धमकी का अनुभव हो रहा है। पड़ोसी देशों से सैनिक धमकी मिल रही है अपने को, तो कार्य योजना, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? भारत को अपने पड़ोसियों से सीमाओं पर तनाव कम करने हेतु गहन वार्तालाप करना चाहिए। भारत को गंभीर धमकियों को रोकने के लिए एक संपूर्ण युद्ध करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखो, भारत को गंभीर धमकियों को रोकने के लिए एक संपूर्ण युद्ध करना चाहिए। अगर ऐसा हो मित्रों, तो पाकिस्तान अपने को रोजाना धमकी देता है भारत को, कभी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार से। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है क्या कि फलानी तारीख को संपूर्ण युद्ध होगा या हम युद्ध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान पड़ता है। तो ऐसी जो एक्शन नहीं लेंगे अपने, ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। भारत को अपने पड़ोसियों से सीमाओं पर तनाव कम करने हेतु गहन वार्तालाप करना, बिल्कुल सही है कि वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से जो तनाव का कारण है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो वार्तालाप में तो कुछ हानि नहीं होगी ना, तो बिल्कुल ये एक्शन लेंगे। तो इसमें एक अनुसरण है। अब एक ये दिया गया कथन दिया गया है और नीचे दिया गया एक्शन दिया गया, तो बताना है कौन सा सही है। कथन है कि भारत में एक कंपनी की कारों की बिक्री काफ़ी कम हो गई। भारत में एक कंपनी की कारों की बिक्री काफ़ी कम हो गई और यह कंपनी के लिए बहुत चिंता की बात है कि कोई कार बेचने वाली कंपनी है, उसकी बिक्री काफ़ी कम होगी और यह उसके लिए चिंता की बात है। तो क्या करना चाहिए? कंपनी को मार्केट में प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए तथा अपने उत्पादों की गुणवत्ता अन्यों की तुलना में बढ़ानी चाहिए। विज्ञापनों के माध्यम से कंपनी को और अधिक उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कंपनी के उत्पादों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करना चाहिए।
तो इसमें बताना है कौन सी जो एक्शन है वो सही है। तो देखो, कम कंपनी में जो कारों की बिक्री कम हुई का कारण क्या है? कारण इसका मतलब ये है कि उसकी कंपनी के जो कार के अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो घटिया किस्म के हैं, अच्छे नहीं है। तो वही तो है ना, कंपनी को मार्केट में प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए तथा अपने उत्पादों की गुणवत्ता अन्यों की तुलना में बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। विज्ञापनों के माध्यम से कंपनी को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कंपनी के उत्पादों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, विज्ञापन से दिखाने से क्या होगा? विज्ञापन में कोई फलानी कार है, उसको किसी और कार से श्रेष्ठ दिखा देंगे तो दिखाने से क्या होगा? विज्ञापन में क्या होगा? वो तो जब वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वही बात है। अगर उस कार के अंदर अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर अच्छे उत्पादों का यूज किया गया है, वो गाड़ी एकदम बेस्ट है, तो विज्ञापनों में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक नंबर जो कार्य योजना है वो बिल्कुल सही है। मित्रों, ये RS परी 2018 में पूछे गए 5-7 प्रश्न है, उनको देखते हैं। कथन क्या कह रहा है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। अब परिकल्पनाएं क्या कही गई है कि मोटे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती है, मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। देखो ये क्या कह रहा है, ऊपर कथन देखिए, कथन को परिकल्पना से जोड़िए कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर कह रहा है कि यद्यपि मतलब वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। तो इसमें एक भाव सन्निहित हो रहा है कि मोटे व्यक्ति तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन वो मोटा है फिर भी वो तेज दौड़ता है। यद्यपि परिकल्पना है, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। तो यहाँ पर मांसपेशियों का तो जिक्र नहीं किया गया है कि उसकी मांसपेशियां कमजोर है फिर भी वह तेज दौड़ता है। तो ये तो परिकल्पना है, वो असत्य परिकल्पना ये नहीं होगी। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते, ये बिल्कुल सही है। देखो ऊपर कह भी रहा है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, इसका मतलब मोटे व्यक्ति है वो सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, तभी तो ये बात कही गई है, परिकल्पनाएं है। अब देखो, अगर ऐसा होता कि वह मोटा है फिर भी वह मोटा है और वह तेज दौड़ता है, वह मोटा है और वह तेज दौड़ता है, तो ये भी गलत हो जाता कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। तो इसमें जो केवल सेकंड अंतर्निहित है। अब ये कथन कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होना चाहिए। अब प्रतियोगी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और अकादमिक उपलब्धि है, पहले की जो उनकी परफॉर्मेंस है, अकेडमिक परफॉर्मेंस है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनके आधार के ऊपर सरकारी नौकरियों में भर्ती होना चाहिए क्या? तो हाँ, यह उन तर्क कह रहा है कि हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ है। अब जब भाई वो तो चलो असमर्थ है, कोई जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पर व्यय सहन नहीं कर सकता, लेकिन क्या जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ऐसा सही है क्या? तो ये गलत है तर्क। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं रहती। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब कोई यूनिवर्सिटियां होती है वो ज़्यादा नंबर देती है, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर कठिन आता है तो कम नंबर बनते हैं, तो वो क्या अकादमियों के आधार के ऊपर ये हो सकता है क्या? तो नहीं, तो इसका मतलब केवल दो है वो इसके अंदर सही है। कथन है कि सभी शाखाएं फूल है। तो जो शाखाएं हैं, मान लो मित्रों ये रही शाखाएं, तो ये शाखाएं किस में आ जाएगी? फूल में आ रही। ये कथन कह रहा है कि सभी जो शाखाएं हैं, शाखाओं को मैं एस से दर्शा रहा हूँ और फूल को मैं दर्शा रहा हूँ एफ से, कि सभी शाखाएं हैं वो फूल है और सभी फूल है वो पत्तियां हैं। तो ये पत्तियों का सर्किल आ जाएगा कि सभी जो फूल है वो किसके अंदर आ रहे हैं? पत्तियों में। पत्तियों को मैं पी से दर्शा रहा हूँ। तो सभी शाखाएं फूल में आ गई सारी की सारी, और सभी जो फूल है वो सभी फूल पत्तियों में आ गए। तो अब देखो सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो देखो सभी शाखाएं हैं, ये देखो सारी की सारी शाखाएं ऑटोमेटिकली पत्तियों में आ गई। तो ये बिल्कुल सही है, सभी शाखाएं हैं वो पत्तियां हैं। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। अब देखो मित्रों, कुछ
कुछ पत्तियां शाखाएं, सभी पत्तियां शाखाएं नहीं है, क्योंकि सभी पत्तियों में कुछ शाखाएं हैं, तो ये भी सही है। सभी फूल शाखाएं हैं, सभी फूल देखो फूल एफ, सभी एफ शाखाओं में नहीं है, सभी शाखाएं फूल है, ये तो सही होता। तो ये 3 गलत है। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं नहीं है, कुछ पत्तियां हैं वो शाखाएं हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 है वो सही है। अब ये कथन दिया गया है कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी है वो सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं, ये कथन कहा गया है। अब एक्शन क्या करना है, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। देखो मित्रों, तुरंत बल्कि किंतु परंतु ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। देखो, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए क्या, कि कोई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं तो अपने वो नई भर्ती नीति है उसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, क्या सुधार करना चाहिए। अगर ऐसा था कि कंपनी को नई भर्ती नीति में सुधार लाने की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल सही होता। ये तुरंत वापस नहीं ले सकते। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी पटवारी वगैरह हड़ताल पर बैठ जाते हैं, टीचर हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो क्या सरकार ऐसा आदेश दे देती है क्या कि इन पटवारियों को निलंबित कर दो, सभी को हटा दो, ये हड़ताल पर बैठ गए? नहीं, वो कारण जानते हैं, उसके ऊपर निष्कर्ष करते हैं। तो ये दोनों ही है मित्रों, असत्य हो जाएंगे। अब प्रश्न कहा है कि यह मानते हुए कि कथन में कहा है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, सत्य है कि कोई भी पुस्तकालय है वो पुस्तकालय है वो पुस्तकों की विहीन नहीं होगा, उसके अंदर पुस्तकें होगी, ये सत्य आपको मानना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है। देखो मित्रों, केवल पुस्तकालय में होती है क्या? ये ऊपर कथन को जोड़ लो, कथन कह रहा है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, तो पुस्तकें तो केवल पुस्तकालय में तो नहीं होती भाई, ये गलत है, घर में भी होती है। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। ये देखो, हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, इसका मतलब क्या है कि पुस्तकालय में पुस्तकें होना जरूरी है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। तो ये 2 तो सही है। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, पाठकों का तो जिक्र ही नहीं किया यहाँ पर। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, ये देखो मित्रों, केवल पुस्तकों के लिए होता है, वहां पर कोई अध्ययन नहीं कर सकता पुस्तकों का, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब ये कह रहा है, कथन कह रहा है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? कि सारे के सारे विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर जो स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या? हाँ, यह देश के शिक्षा तंत्र में एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका है। देखिए दोस्तों, एकमात्र तरीका क्या है भाई? एक रूपता लाने का एकमात्र तरीका अगर होता तो अपने राजस्थान की बात कर लें तो भी अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग सिलेबस है, तो भारत का तो कहना ही क्या है। तो ये तो हो ही नहीं सकता तर्क, एक तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। देखो, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए, और ये हो भी रहा है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग है वो सिलेबस है, बिल्कुल सही बात है। ये एक समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए सबका। अब पॉजिटिव आंसर क्या दे रहा है? पॉजिटिव आंसर मिल रहा है कि हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की
गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। हाँ, वो गुणवत्ता है उसको मानकीकृत कर देगा, उसको अंक प्रदान कर देगा समान रूप से। तो ये इसका अंदर सही है। तो 2 और 3 है वो इसके अंदर मजबूत कथन है। कथन दिया गया मित्रों, इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। क्या कह रहा है कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग, कि किसी इलाके में बाढ़ आ गई है तो बाढ़ से जो बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं वो राहत शिविर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। अब बाढ़ से प्रभावित मान लो किसी इलाके में बाढ़ आ गई तो वहाँ सरकार ने राहत शिविर लगाया, तो उसमें भोजन पानी और आश्रय के लिए लोग इकट्ठे हो गए। अब देखो, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध करवाने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। देखिए मित्रों, बहुत ही शानदार प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग लेवल का सोचना इसमें, कि इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग हैं जो राहत शिविरों में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध करवाने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। बिल्कुल है मित्रों, क्योंकि राहत शिविर सरकार ने लगाया है तो उसके अंदर उनका ये कर्तव्य है कि भोजन और पानी की उसके अंदर बिल्कुल पूरी सामग्री है वो उपलब्ध करवाए। वे लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा गया इसके अंदर कथन के अंदर कि जिन घरों पानी में डूब चुके हैं उनको अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके। हाँ, ये तो हो सकता है कि बाढ़ से प्रभावित अभी ऐसे लोग भी हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंचे हैं। तो इसका जो उत्तर सही है वो 1 और 3 माना है। कथन है कि पत्तियों का रंग हरा होता है और दूसरा क्लोरोफिल पत्तों में एक मौजूद एक हरा वर्णक है। ये साइंस से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न पूछ लिया कारण कथन में। पत्तियों का रंग हरा होता है, बिल्कुल सही है, और क्लोरोफिल नामक वर्णन के कारण ही पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। तो ये ए और आर दोनों इसकी सही है। कथन दे रहे हैं मित्रों कि क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। कि कोई प्रतिष्ठित लोग है, कोई राजनेता है या कुछ और कर्मचारी वगैरह या कुछ कोई प्रतिष्ठित है, अज्ञानवश अपराध कर देते हैं तो क्या उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, उनका आदर सत्कार किया जाना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। किसने कहा भाई कि प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते? तो ये तो बिल्कुल तर्क है वो असत्य हो जाएगा। नहीं, यह हमारी नैतिकता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। ये बिल्कुल सत्य है कि कानून के समक्ष है वो सभी समान है, यह हमारी नैतिकता है। तो ये जो तर्क है बिल्कुल सत्य तर्क है। तो इसमें केवल 2 है वो प्रबल है। मित्रों, कथन दिया गया है, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। कि अगर किसी कमरे के अंदर फूल है या फूल रखे हुए हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है। अब कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं और बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। अब कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं क्या? फूलों का तो बहुत सा और भी काम होता है, केवल कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है, ये किसने कहा कि बिना फूलों का जो कमरा है वो बदसूरत दिखता है? कथन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। हाँ, ठीक है कि कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। बहुत से कमरों में फूल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बदसूरत दिखेगा। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, हमने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।